Okay, students. So let us do a quick revision of what we need to do for smooth learning of the next lecture that we have for the week 5th. अब हमारे पास क्या है कि हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमें ये सब पता है कि हमें कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर है हमारे पास तो उसका हम मीन निकाल सकते हैं, जिसको हम या तो म्यू कहते हैं, या पहले अगर हम निकालते थे तो हम उसको एक्स बार के नाम से भी शो करते थे, जो कि हमारा सैंपल मीन हुआ करता था। ठीक है, म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन होता है। ठीक है, उसका मीन निकालना हमें आता है, उसका वेरिएंस निकालना हमें आता है, और वेरिएंस के बाद उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हमें आता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर हमारे पास वो पूरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तो उसको हम सिग्मा, और अगर वो सिर्फ किसी सिलेक्टेड सैंपल का चंद पॉइंट्स का थोड़े से पॉइंट्स अगर हमने पॉपुलेशन में से उठाए हैं, उस सैंपल का अगर वो स्टैंडर्ड डिविएशन है तो उसको हम स्मॉल एस से शो करते थे। ठीक है, जब हमें ये सारी चीजें पता है तो हमें ये चीज मालूम है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है हमारे पास ना, कुछ भी है, ठीक है, इस तरह से, तो अगर हमें पता है कि ये एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि कितने आउटकम्स इससे कम और कितने आउटकम्स उससे ज्यादा पॉसिबल हैं। ठीक है, ये चीज हमें बताता है, यानी कि सिंपल हमें बताता है कि आपका जो जो भी पर्टिकुलर आउटकम है वो मीन से कितना डेविएटेड है, वो मीन से कितना दूर है, कितना पीछे है, या मीन से कितना आगे है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये बताता है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी एक आउटकम उठा लिया है, ठीक है, मैं ये आउटकम देखना चाहता हूँ कि ये मीन से कितना दूर है। मीन से कितना दूर है तो मतलब मैं उसकी जो है डेविएशन देखना चाहता हूँ कि कितना अवे है वो मीन से। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास कोई भी आउटकम है जिसको मैं एक्स आई का नाम दे रहा हूँ, यानी कि x1 है या x2 है या x3 है। सही है, मैं देखना चाहता हूँ कि x1 x2 x3 कोई भी आउटकम मीन से कितना दूर है, कितना भटका हुआ है, डिविएटेड है, कितना दूर है। तो वो तो मैं देखने के लिए उस आउटकम में से मीन को माइनस कर दूंगा या मीन में से उस आउटकम को माइनस कर दूंगा। ठीक है, और अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये अगर दूर है, तो अगर मुझे पता है कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5 पॉइंट्स है, 5 सेंटीमीटर की एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये पॉइंट मैंने उठा लिया कि भाई ये 5 सेंटीमीटर मैंने फॉर एग्जांपल क्या है। ठीक है, हर स्टैंडर्ड डिविएशन 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट उठा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट मीन से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन की दूरी पर है, यानी कि मैं देखना चाह रहा हूं कि कितनी बार 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैं क्या कहूंगा कि जितना भी टोटल डेविएशन है उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ठीक है, यानी कि अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 सेंटीमीटर है और मुझे पता चला कि मीन से एवरेज जो है मेरा डेटा का, उस एवरेज से लेकर मीन से लेकर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट x1 है या a है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, वो जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। टोटल डिस्टेंस जो है इनका, टोटल डेविएशन जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई x1 या a जो है उससे लेकर मीन तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर का मेरा एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो ये जो टोटल दूर है ये कितना दूर है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पर है। कितने फासले पर है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पर। ठीक है, तो इसी वैल्यू को, ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस, इनको हम कहते हैं जी स्कोर। ये सिंपल हमें बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका आपके पास ग्राफ भी मौजूद है, आपके पास उसकी वैल्यूज मौजूद है, आपके पास पूरी टेबल मौजूद है, और उस टेबल में से आप रैंडमली कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं कि अच्छा बताएं ये वैल्यू जो है वो एवरेज से, मीन से कितना दूर है। तो वो दूरी बताने के लिए आप उसकी सिंपल डिविएशन यानी कि उस नंबर को एवरेज से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो कितना दूर है। लेकिन कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर है उसको डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है, 3 के फासले पर है, 1 4 के। ये कितने के? अब ये बात हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हम इस बात में ही क्यों इंटरेस्टेड है कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन की फासले पर है। ठीक है,
तो वो भी हम आगे बता देते हैं कि इसमें हम क्यों इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर देखें, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है जिसमें कोई भी डेटा लिया गया है, जो इसके पॉइंट्स हैं 46, 54, 42, 46 एंड 32। अब इसका अगर हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो हमारे पास 44 है। ठीक है, अब अगर हम इसकी सारी डेविएशंस निकालते हैं अबाउट द मीन के एवरेज से, मीन से 46 कितना दूर है, तो 46 जो है 42 से 44 से 2 नंबर के फासले पर है। 54 और 44 में 10 का डिफरेंस है। 42 और 44 में -2 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। ये सारी डेविएशंस अबाउट मीन हमने कैलकुलेट कर दी कि हर नंबर मीन से कितना दूर है। 46 2 पॉइंट्स दूर है, 54 10 पॉइंट्स दूर है, एंड सो ऑन। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनके जी स्कोर्स क्या है, यानी कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है ये। तो हमें पता है कि इस वाले डेटा का जो वेरिएंस है वो किसी ने भी निकाला है कि वो 64 है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8 है। ठीक है, ये जो डेटा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको एस कह दें, हम वैसे सिग्मा से शो करते हैं अगर पूरे पॉपुलेशन का हो, ये थोड़ा सा छोटा सैंपल है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। अब हम क्या करेंगे कि 8 के साथ इस हर डेविएशन को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 0.25, यानी कि ये जो नंबर है 46, ये 44 से, 44 क्या है, एवरेज है, 44 से 1/4 स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर है, 0.25 स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर है। 54 जो नंबर है वो एवरेज 44 से 1.25 के फासले पर है, यानी कि एक कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन और अगले स्टैंडर्ड डेविएशन का चौथाई हिस्सा दूरी पर है 54 एवरेज 44 से, यानी कि बहुत ज्यादा दूर है। 46 के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा दूर है। 46 44 के ज्यादा करीब है, 54 जो है वो 44 से ज्यादा दूर है कंपैरेटिवली। सिमिलरली अगर हम 32 को देखें तो 32 का 44 से जो डिस्टेंस है वो क्या है, -12, यानी कि 32 जो है 44 से 12 यूनिट्स 12 पॉइंट्स पीछे है। तो अगर -12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1.50, यानी कि 32 जो है वो एवरेज 44 से 1.50 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है। नेगेटिव का मतलब पीछे, यानी कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्लीट और अगला स्टैंडर्ड डिविएशन आधा, 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है। इस तरह से हम किसी भी डेटा के जी स्कोर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब मजे की बात आएगी कि इन जी स्कोर्स का हम करते क्या है। जब हमें पता चल गया कि भाई फला पॉइंट एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे, इसका मतलब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं ये सब। सो आ जाए देखते हैं। एक तो इससे पहले ये बात बता दूं कि भाई ये अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास वही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 32, 42, 46 और 54 ये वाले नंबर थे जो हमने ऊपर टेबल में डिस्कस किए। ठीक है, अगर इनको हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई देखें ये इनका प्लॉट है, डॉट प्लॉट हमने किया इनका, सही है। तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि भाई अगर हमारा एवरेज इसमें 44 है, ठीक है, मीन जो है वो क्या है हमारा 44 है, ठीक है, तो मीन से 42 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, -2, ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड डिविएशन में देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन 8 पॉइंट्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 2 पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये कितना स्टैंडर्ड डिविएशन बन रहा है, तो दैट वुड बी 2 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 0.25 स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा। पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास नेगेटिव में आएंगी कि -0.25, यानी कि चौथाई स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे, ठीक है। अगर हम यहां पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0.5, यानी कि आधा स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे। अगर हम यहां आएंगे तो दिस वुड बी -0.75, यानी कि 3/4, 3/4 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे, क्योंकि नेगेटिव। अगर हम यहां आएंगे तो ये हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे। यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1.25 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे, और यहां पर क्या हुआ,
1.5 यानी कि 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे। तो अब देखें, ये जो 32 है, इसका मीन से जो डिस्टेंस है वो है -12। ठीक है, तो हम ये बताएं कि मीन से 12 नंबर पीछे है, या हम ये बताएं कि मीन से 12 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है। तो इस तरह से बताना या इस तरह से बताना एक ही बात है। ठीक, अगली बात यह है कि अब हो सकता है कि एक डेटा मेरे पास है जिसमें 32 अपने मीन से 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है। दूसरा डेटा हो सकता है कि जिसका मीन कुछ भी हो, से फॉर एग्जांपल उसका मीन 100 हो, हमें नहीं पता, लेकिन वो 100 से कोई नंबर होगा जो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के पीछे होगा। तो उस डेटा का और इस डेटा का अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो हो सकता है कि इस डेटा का जो प्लॉट है वो किसी भी रैंडम दूसरे डेटा के प्लॉट के बराबर हो। ठीक है, डेटा के एक्चुअल प्लॉट्स जो हैं वो लाजमी नहीं है कि दो डेटा के प्लॉट्स जो हैं वो एक दूसरे को मैच करें, लेकिन उनके स्टैंडर्ड डिविएशन के प्लॉट्स जो हैं वो हो सकते हैं कि दो मुख्तलिफ डेटा के बिल्कुल एक जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन के प्लॉट्स आ जाएं। दूसरी बात देखें, अगर आप एवरेज के ऊपर ही बैठ के जी स्कोर कंप्यूट करेंगे, तो अगर आप एवरेज आपका 44 है और आप 44 के ऊपर खड़े होकर देखना चाहते हैं कि 44 से कितना दूर है, तो 44 में से अगर आप 44 माइनस करेंगे और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन 8 के साथ डिवाइड करेंगे, यू वुड गेट 0। तो अगर आपको उससे कोई भी पूछता है कि मीन के ऊपर जी स्कोर की क्या वैल्यू आती है, तो मीन के ऊपर जी स्कोर की 0 वैल्यू आती है। इसका मतलब हुआ कि आपका मीन जो है, एवरेज जो नंबर खुद है, वो एवरेज से 0 पॉइंट्स की दूरी पर है। आप एवरेज के ऊपर ही खड़े हैं, यू आर नीदर ऑन द राइट नॉर ऑन द लेफ्ट, वहीं पर खड़े हुए हैं। ना आपका पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, ना आपका नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। ये भी हो गया जी, आगे चलते हैं। यही प्रोसेस के हम अगर किसी भी उसको किसी भी नंबर का किसी भी वैल्यू का बताते हैं कि कोई नंबर अपने मीन से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है, इस प्रोसेस को जी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, आपके माइंड में होना चाहिए। अब आती है मजे की बात, जिसको हम कहते हैं शेबिशेव्स रूल या शेबिशेव्स थ्योरम। ठीक है, ये हमें बताता है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस पता है, आपको किसी ने भी बता दिया कि भाई फला नंबर है, से फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि भाई 20 जो है, पुराने डेटा में 20 का जो जी स्कोर है, यानी कि 20 का जी स्कोर जो है, जी वैल्यू जो है ये फला है, से फॉर एग्जांपल 3.1 है या 3 है, कुछ भी है, तो बताओ कि इससे पहले या इसके बाद कितना डेटा जो है वो आता होगा। सही है, तो शेबिशेव थ्योरम कहता है कि अगर आपको जी का पता है, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर के लिए अगर आपको उसका जी स्कोर मालूम है, ठीक है, और ये बात भी है कि वो जी स्कोर 1 से ऊपर है। ये शेबिशेव थ्योरम सिर्फ तब ट्रू है कि जब आपका जी स्कोर 1 से ऊपर हो, 1 या 1 से नीचे पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि कम से कम 1 माइनस 1 बाय जी स्क्वायर टोटल डेटा का, जितने भी डेटा है उसका इतना हिस्सा जो है वो जी स्टैंडर्ड डेविएशन में लाए करेगा। इसका क्या मतलब है? ओ, आज डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि देखें, सिंपल, अगर आपके पास ये है कि कहा जाता है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है, यानी कि उसका जी स्कोर जो है वो क्या है, 2 है किसी भी नंबर का। ठीक है, मतलब मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, से फॉर एग्जांपल इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर इसका मीन है, मीन को मैं म्यू कहूँ या एक्स बार कहूँ, ठीक है, यहाँ पर उसका मीन है, ये उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये उसका दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये उसका राइट पे एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये उसका राइट पे दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई अगर आपका मीन जो है वो क्या है, सॉरी, जी का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, 2 है, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है कोई भी पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है, या यहाँ पर ये पॉइंट
मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है। अब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है तो मतलब -2, आगे है तो मतलब +2। तो कह रहा है कि अगर आप मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे का जो पार्ट है ये वाला लेंगे, तो इसमें एटलीस्ट कितना 1 माइनस 1 अपॉन जी स्क्वायर ऑफ टोटल डेटा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय टोटल डेटा जो है, इतना अमाउंट जो है वो आएगा, इतनी क्वांटिटी आएगी पूरे डेटा की। 1 माइनस 1 अपॉन जी स्क्वायर क्वांटिटी जो है वो इस रीजन में आ जाएगी, जो भी आपका जी हो। अब अगर मैं जी की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये वाला जो रिलेशन है 1 माइनस 1 अपॉन जी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, यानी कि 1 माइनस 0.25, जिसका मतलब हुआ 0.75, यानी कि 0.75 ऑफ टोटल डेटा, यानी कि 75% ऑफ द टोटल डेटा जो है that must be within z equals to 2 standard deviation of the mean, यानी कि मीन से 2 डेविएशन पीछे और मीन से 2 डेविएशन आगे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान जो है जो डेटा आएगा आपका ये वाला, ये आपका टोटल डेटा का 75% होगा। यानी कि ये सिंपल आपको बता रहा है कि कितना डेटा मीन के कितना करीब होगा और कितना परसेंट ऑफ द डेटा मीन से कितना कितना दूर होगा। अब इसी तरह अगर आप z इक्वल टू 3 लेंगे और इसी रिलेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस वुड बी, हमारा रिलेशन क्या दिया है शेबिशेव ने कि 1 माइनस 1 अपॉन जी स्क्वायर, तो अगर z की वैल्यू 3 है तो दिस वुड बी 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन 9 पता नहीं कितना होता है, लेकिन इसको अगर हम माइनस करेंगे 1 में से, सो दिस वुड बी 1 माइनस, लेट मी कैलकुलेट इट। फिर आप लोग कहेंगे कि यार सर इतना भी नहीं कैलकुलेट करके देते, कहते हैं 1 अपॉन 9 पता नहीं कितना होता है। So this would be 1 upon 9 is 0.11, 0.11, ये 11 है, हाँ। So 1 में से अगर 0.11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, we would get what? We would get 0.89। सही है, तो z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 थी। सही है, अब ये क्या कह रहा है शेबिशेव रूल, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस पर बात कर रहे हैं, यानी कि मीन से आपका जो भी एवरेज है, एवरेज से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, ये अगर आपका एवरेज है, मीन है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, ये दूसरी, ये तीसरी, ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे, ये दूसरी आगे, ये तीसरी आगे, और ये आपका टोटल कर्व है, ठीक है, इस तरह का कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस पीछे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे, इसके दरमियान वाला रीजन लेंगे तो इसमें 89% डेटा आपका आ जाएगा। ओ ग्रेट। अगर आप 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस लेंगे, मीन से पीछे और मीन से आगे, तो उसमें आपका 94% डेटा आ जाएगा। अब इस हिसाब से आप जो है बहुत अच्छी अच्छी सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिस तरह आपको नीचे एग्जांपल में दी गई है कि से फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि मिड टर्म रिजल्ट्स जो है एक 100 स्टूडेंट्स के किसी भी जो है कोर्स में, वो क्या है कि उनका मीन रिजल्ट जो है वो 70 है, यानी कि ऑन एवरेज जो स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं वो आए हैं 70, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपके पास वो 5 मार्क्स है, ठीक है, 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ओके हाउ मेनी स्टूडेंट्स मैं हैव हैड द स्कोर बिटवीन 60 एंड 80, बताएं कि 60 और 80 के दरमियान कितने बच्चे आए होंगे। गुड। तो हम क्या कहेंगे कि चले पहले देखते हैं कि 60 और 80 के दरमियान स्टैंडर्ड डिविएशंस कितनी आती हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, से फॉर एग्जांपल उसका कोई भी कर्व होगा, यू यू टू टाइप कुछ भी, ठीक है। कहा क्या गया है कि भाई एवरेज में आपके 70 स्टूडेंट्स 70 मार्क्स आए हैं ऑन एवरेज, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है आपकी ये 5 मार्क्स, ठीक है। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, हाँ चल रही है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी 5 मार्क्स है, तो अगर 5 नंबर आगे देंगे, यानी कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन मैं 1s लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 75, 2s लिखेंगे
2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे तो क्या हो जाएगा 80। ओ, और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे आ जाएंगे तो दिस वुड बी 65 मार्क्स, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे आएंगे तो दिस वुड बी 60 मार्क्स। ओ, हमसे पूछा गया क्या गया था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव स्कोर्ड बिटवीन 60 एंड 80 मार्क्स। तो 60 और 80 मार्क्स का क्या मतलब हुआ कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस पीछे और 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे मीन से। वाह, हम शेबिशेव रूल यूज करेंगे। हमें पता है शेबिशेव ने क्या कहा था कि अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे और 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस पीछे देखेंगे तो आपको 75% डेटा मिलेगा। हम कहेंगे गुड, 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 60 और 80 के दरमियान रहेगा। अब टोटल स्टूडेंट्स 100 थे तो हम कहेंगे एग्जैक्ट 75% तकरीबन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर 60 और 80 के दरमियान हो। ठीक है, सो अगर हमने कैलकुलेट किया तो यही चीज हमें मिली कि भाई 75% ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड बिटवीन 60 एंड 80। ठीक हो गया। सो जो भी हमें रेंज गिवन है उस रेंज का हम देखेंगे कि वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशन की दूरी पर है मीन से, और उस हिसाब से हम शेबिशेव थ्योरम लगा के पता लगा लेंगे कि इसमें आने के कितना परसेंट चांसेस है, कितना परसेंट लोग या कितना परसेंट डेटा जो है उस रीजन में आ सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि बताएं कि कितने लोग होंगे जिनका टेस्ट स्कोर 58 से लेकर 82 के दरमियान आया होगा। कहेंगे ओके, अच्छी बात है। हम क्या देखेंगे, जी स्कोर्स देखेंगे 58 के भी और 82 के भी। ठीक है, सो हमें पता है कि जी स्कोर कैसे निकालते हैं। वी आर सो इंटेलिजेंट। सो जी स्कोर ऐसे निकालते हैं कि भाई अभी अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो गिवन है उसमें से मीन को माइनस करो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो नंबर आपको क्या गिवन है 58। 58 में से मीन को, मीन एवरेज वैल्यू क्या थी 70, माइनस करो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि 5 मार्क्स था। तो 58 का पता चला कि 58 जो है 2.4 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है लेकिन पीछे नेगेटिव। अब 82 का भी पता लगाते हैं। 82 में से 70 जो कि एवरेज है माइनस किया, 5 से डिवाइड किया तो पता चला कि ये भी 2.4 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पर है लेकिन राइट साइड पे पॉजिटिव। तो हम फिर से शेबिशेव थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे कि भाई अगर हमारा ये मीन है और मीन से 2.4 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और 2.4 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे वाला जो रीजन है, इस रीजन में कितने लोग आते होंगे। तो शेबिशेव ने क्या किया था कि भाई इस रिलेशन में पुट करो 1 माइनस 1 बाय जी स्क्वायर। इसमें अगर आप पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग इससे इसके दरमियान आते हैं इस रेंज में। तो 1 माइनस 1 बाय 2.4 का स्क्वायर हमने किया तो हमें जवाब जो मिला वो क्या मिला 0.826, यानी कि 82.6% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 58 और 82 के दरमियान होंगे। गुड, कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है हमें। एक बात आपने याद रखनी है कि शेबिशेव थ्योरम सिर्फ आपका तब लगेगा जब आपका z जो है यानी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशंस का काउंट है वो 1 से ऊपर हो। 1 और 1 से नीचे वालों पे शेबिशेव का थ्योरम नहीं लगता। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि लाजमी नहीं है कि आपके स्टैंडर्ड डिविएशंस हमेशा इंटीजर्स हों, यानी कि ये नहीं होगा कि हमेशा आप देखें कि भाई z की वैल्यू आपको 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले। नहीं, वो आपको 1.2 भी मिल सकती है, 2.4 भी मिल सकती है जैसे इस क्वेश्चन में है, एंड सो ऑन, कुछ भी मिल सकती है। लेकिन शेबिशेव के लिए याद रखना चाहिए कि वो 1 से ऊपर होनी चाहिए। गुड विद दिस, लेट्स गो फर्दर। शेबिशेव थ्योरम का ही एक जो है हमारे पास पार्ट है, लेकिन जिसको हम एम्पिरिकल रूल कह रहे हैं, लेकिन वो सबके लिए वैलिड नहीं है, वो किसी खास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। वो क्या कहता है कि भाई अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि आप जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें डेटा को आपने प्रोबेबिलिटी असाइन की है, या आपका डेटा जिस तरह से लगता है, डेटा का जो आपका ग्राफ है वो अगर बेल शेप का लगता है, बेल शेप से क्या मुराद है, मतलब अगर आपका ग्राफ इस तरह का है, अभी मैंने बेल की शेप का ग्राफ बनाना है, अगर नहीं भी बना तो आपने मानना है कि वो बेल शेप का है। ठीक है, ऐसे अगर आपका बेल शेप का ग्राफ है, ठीक है, उसके लिए आपका एम्पिरिकल रूल लगेगा। ये रूल क्या बताता है कि भाई अगर आपका बेल शेप का ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो हमेशा आपके एवरेज के ऊपर होगा।
यानी कि जो आपका मीन है, एवरेज है, उसके ऊपर ही इसका सेंटर होगा। और सबसे ज्यादा हाइट जो होगी ग्राफ की वो उसी जगह पर होगी जहां आपका मीन है। मीन के ऊपर जो हाइट है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे पीछे और उससे आगे कम हाइट होगी। दूसरी बात, ये ग्राफ आपका टोटली सिमेट्रिक होगा। यानी कि जब भी आप बेल कर्व की बात करेंगे तो बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन आपकी टोटली सिमेट्रिक होगी। मेरी डिस्ट्रीब्यूशन पे मत जाएं जो मैंने बनाया है। बेल ग्राफ आपका टोटली सिमेट्रिक होगा, यानी कि जितना डेटा इस मीन वाले रीजन, इस वाले पट्टी जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इससे पीछे जितना डेटा है उतना ही डेटा इससे आगे होगा। ठीक है। तो एम्पिरिकल रूल इस तरह की डेटा के लिए बात करता है कि अगर आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व की तरह है तो उसमें क्या होगा कि अगर आप मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे की बात करते हैं, इस रीजन में जो आपका डेटा आएगा वो तकरीबन 68% आएगा। अच्छा, नीचे ये सारा अच्छे से बना हुआ है तो मैं पता नहीं क्यों अपनी गंदी ड्राइंग आजमा रहा हूँ यहाँ पे। नीचे वाले को देखते हैं। ये देखें, एम्पिरिकल रूल इस तरह से कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है, से फॉर एग्जांपल उस डेटा का मीन आपके पास क्या है, 16 है। ठीक है। और उस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर अगर इसका मीन 16 है तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.25 है। ठीक है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.25 है तो आप 16 में 0.25 ऐड करेंगे तो 16.25 हो जाएगा, यानी कि आपका एक स्टैंडर्ड डिविएशन आप आगे आए। अब मीन पर हैं आप तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी 0 है। एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे या एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, कह रहे हैं कि इस रीजन में आपका 68.26% डेटा आ जाता है। यानी कि अगर आपने कोई भी 100 वैल्यूज उठाई हैं तो आपकी 68.26 वैल्यूज, या तकरीबन 69 वैल्यूज कहते हैं या 68 वैल्यूज कहते हैं, 68 वैल्यूज आपकी मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे वाले रीजन में मिलेंगी। सिमिलरली अगर आपने 100 वैल्यूज उठाई हैं तो आपको 95.4% वैल्यूज जो हैं, नंबर्स जो हैं, वो आपको मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे वाले रीजन में मिलेंगी। और अगर आप मीन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे जाते हैं तो आपको तकरीबन पूरे डेटा का 99.7% मिल जाता है। यानी कि आपके पास कोई 0.03% डेटा जो है वो आपको मिलेगा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे। नहीं 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 नहीं, 3 से ज्यादा, यानी कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे। बाकी आपका तकरीबन 99.74% डेटा जो है वो आपका 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे वाले रीजन में कवर हो जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास जो है वो रूल है जो हमें बहुत आसानी पैदा करता है कि अगर हमें कोई भी चीज देखनी है कि हमारा कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाए करेगा, या हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान जो है कितना डेटा आता है, ये सारी कैलकुलेशन जो है हम एम्पिरिकल रूल के साथ और शेबिशेव थ्योरम के साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल है अच्छी सी कि देखिए अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट के कार्टन्स पड़े हुए हैं और उनको फिल किया जा रहा है, ठीक है। उनमें क्या है कि एवरेज वेट जो है वो उनका 16 आउंसेस है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 0.25 आउंसेस की है, यानी कि 0.25 आउंसेस ज्यादा या कम उसमें पड़ते जा रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज 16 आउंस जो है वो हर एक में फिल किए जा रहे हैं। ठीक है। अब किसी में थोड़े ज्यादा, उससे ज्यादा फिल किया जा रहा है, या किसी डब्बे को उससे कम फिल किया जा रहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि उसका जो वो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन शक्ल से बेल कर्व की तरह लग रही है, बेल बेल शेप्ड लग रही है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब इसके लिए हम क्या अंदाजे लगाएंगे, हम कहेंगे कि भाई अगर आप अगर आप एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे जाते हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे जाएंगे तो 16 से पीछे जाएंगे तो 15.75 और आगे जाएंगे तो 16.25। हम कह रहे हैं कि भाई वो डब्बे सही है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कितने डब्बे जो हैं वो 15.75 आउंसेस तक फिल्ड है या 16.25 आउंसेस तक उनका जो है वजन है,
टोटल आपको तकरीबन 68% डब्बे मिलेंगे कि जिनका वजन 15.75 ऑन्स से लेकर 16.25 ऑन्सेस तक हो। क्यों? क्योंकि ये रेंज जो है एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे है एवरेज से। सिमिलरली 95% आपके पास जो टोटल कार्टन्स होंगे उनका वेट 15.5 से लेकर 16.5 ऑन्सेस तक का होगा, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे। 95% आपके पास जो कार्टन्स होंगे उनका वेट 15.5 से लेकर 16.5 तक होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा बताएं कि कितना परसेंट डब्बे होंगे जो 16 आउंस से लेकर 16.25 तक का उनका वजन होगा, यानी कि सिंपल सिर्फ यहां तक बताएं कि 16 से लेकर 16.25 तक वजन होना कितना परसेंट डब्बों में होगा। ओ इट्स समथिंग वेरी इजी। हमें पता है, देखें हमें मालूम है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व है ना, जो ब्लू में बेल कर्व आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, बेल शेप्ड, तो हमने कहा ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि एवरेज वाली जो लाइन है, मीन वाली जो लाइन है, इससे आगे और इससे पीछे एक जितना डेटा पड़ा हुआ आता है। अब हमें क्या कहा गया है कि 16 से लेकर 16.25 तक कितना परसेंट डेटा आएगा। तो हमें पता है 16.25 जो है वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन की दूरी पर है ना। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे की बात हो रही है, तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे भी ले लें तो हमें पता है एक पीछे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे तक का रीजन जो है उसमें 68% डेटा आता है। हमें ये टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये वाला रीजन, क्योंकि सवाल ने पूछा है 16 से लेकर 16.25 तक, ये पीछे नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल हमारे पास 68.26% आता है एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे वाले रेंज में। तो उसका हाफ ले लें, यानी कि 68.26 का परसेंट का हाफ अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट वुड बी 34.13, यानी कि 34.13% जो है वो इसमें आएगा, 34.13% इसमें आएगा। तो टोटल एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और आगे में इतना वाला आ जाएगा। इतने डब्बे आ सकते हैं, इतना परसेंट ऑफ टोटल डब्बा आ सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 15.50 और 16 ऑन्सेस के दरमियान कितने डब्बे आएंगे, कितना परसेंट डब्बे आएंगे, यानी कि 15.50 से लेकर 16 तक ये रीजन पूछा गया है। हमें पता है ये रीजन इस टोटल रीजन का हाफ है, जो कि हमारे पास यहां तक का रीजन है ना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है इसका हाफ है। और ये 15.50 से लेकर 16.50 तक का रीजन है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे। और एम्पिरिकल रूल कहता है कि इसमें 95% डेटा आता है। तो अगर हमें इसका हाफ चाहिए है ये वाला, तो मतलब 95 का हाफ, जो कि हो जाएगा समथिंग, इफ यू डिवाइड 95.44 को 2 से, तो यू वुड गेट 4 और 47.77 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इतना परसेंट ऑफ द कार्टन्स जो है वो आपके पास क्या होंगे, उनका वॉल्यूम जो उनका जो वेट है वो आपके पास होगा 15.5 ऑन्स से लेकर 16 ऑन्स तक। तो ये चीज हमें जो है यहाँ पर कैलकुलेशंस में मिल जाएगी कि पहले वाले का भी आंसर हो गया और दूसरे वाला 47.5 आया है। मैंने तो पता नहीं क्या कैलकुलेट किया था, लेकिन 95% को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 47.5 मिलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा क्या हो गया कि अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशंस पता है कि कोई भी जो है 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे या पीछे का रीजन है तो उसमें कितना परसेंट ऑफ द डेटा लाई करेगा, ये चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि वो पॉइंट्स बताएं जो टोटल डेटा में से बहुत छोटे हैं या टोटल डेटा के मुकाबले में बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। यानी कि आप देखें, अगर एवरेज हाइट्स की हम बात कर रहे हैं तो
या हाइट्स की बात कर रहे हैं, तो हाइट्स हमारे पास एवरेज चले, लोगों की हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच जो है ऑन एवरेज जो है मोस्ट ऑफ द लोगों की हाइट्स होंगी। तो इस सिनारियो में अगर देखा जाए कि वो लोग जो है एडल्ट लेकिन उनकी हाइट जो है वो 3 फीट है, तो 3 फीट एक बहुत छोटी हाइट है। वो हमें बहुत कम लोग मिलेंगे, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी 3 फीट हाइट हो, रेयर है। और ऐसे लोग जिनकी जो है वो 10 फीट हाइट हो, सही है, वो भी बहुत रेयर लोग होंगे, बहुत ही कम होंगे जो 10 फीट हाइट के होंगे। ठीक है। सो इस तरह की जो वैल्यूज हैं इनको हम आउटलायर्स कहते हैं। हम कहते हैं कि वो वैल्यूज जो ना होने के बराबर होती है, मतलब अगर हम कोई 50,000 वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो 50,000 में से कोई एक दो वैल्यूज हैं, तो इनको हम कहते हैं कि मतलब इनके होने के चांसेस बहुत कम है, इनको हम आउटलायर्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा गिवन है उसमें से हम देखना चाहते हैं कि इस डेटा में आउटलायर्स जो हैं वो कितने हैं, या कोई पॉइंट हम उठा के देखना चाहते हैं कि वेदर ये पॉइंट आउटलायर है या नहीं है, यानी कि ये डेटा से बहुत ज्यादा दूर है या नहीं है, मतलब डेटा के एवरेज से बहुत ज्यादा दूर है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम जी स्कोर वाला जो तरीका है, सही है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, जी स्कोर की वैल्यूज को हम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज भी कहते हैं। या तो हम जी स्कोर के तरीके से देखते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा ना, अभी अभी हमने जब बात की तो हमने क्या पढ़ा कि भाई देखें, आपके पास 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक, अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे तक आप देखते हैं तो आपके पास 97.74% ऑफ द डेटा जो है वो कवर हो जाता है। तो मतलब 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से आगे जो है और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से पीछे वाला जो है रीजन, उसमें आपके 0.03% ऑफ द डेटा, इनके बहुत ना होने के मुताबिक जो है डेटा आपका मौजूद होता है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से पीछे या 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से आगे। तो उस डेटा को हम कहते हैं आउटलायर्स। ठीक है। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपको कोई भी एक पॉइंट बता दिया जाता है कि से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं कहूँ कि 15.25 जो है वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पर है, मैं कहूँ कि 15 आउंसेस अगर किसी का वजन है तो, ठीक है, तो अगर आप 15 का डिस्टेंस देखेंगे 16 से तो वो कितना होगा, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, 2 3 4 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, क्या होगा, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे। तो हमें पता है कि ये अगर हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक पीछे जाते हैं और 3 तक आगे जाते हैं तो 99% डेटा तो हमारा कवर हो जाता है। तो ये 4 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे है, तो ये हमारा आउटलायर हो गया। सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछता है कि किसी कार्टन का वजन 17 आउंसेस होने का 17 आउंसेस है, तो बताएं, तो हमें पता है कि 16 से लेकर 17 तक 4 स्टैंडर्ड डिविएशन का फासला है। ठीक है, यानी कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे है, तो हम कहेंगे कि 17 होना भी आउटलायर है, क्योंकि ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर है। ये उस 0.03% डेटा का हिस्सा है, जो बहुत रेयर डेटा है, बहुत ना होने के बराबर डेटा है। ठीक हो गया। तो आउटलायर्स को डिटेक्ट करने का एक तरीका ये है कि हम किसी भी उस वैल्यू का जो हम जिस पे हमें शक है कि ये आउटलायर है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशंस कैलकुलेट करते हैं। अगर वो -3 से छोटी वैल्यू है या +3 से बड़ी वैल्यू है तो उसको हम आउटलायर डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा एक तरीका हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज के मुताबिक करें। ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास 3 होते थे, जिसको हम कहते थे कि Q1 Q2 Q3। ठीक हो गया। Q1 25% डेटा को शो करता था, Q2 हमारे पास 50% को और Q3 हमारे पास 75% को शो करता था। तो कहते हैं कि अगर आपको डेटा का इंटर क्वार्टाइल रेंज पता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें पता था कि अगर हम Q1 और Q3 के दरमियान, इनके फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान वाले रेंज की बात कर रहे हैं तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। सही है। कह रहे हैं कि अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज का पता है तो आप क्या करें कि कोई भी आप फर्स्ट क्वार्टाइल जो है उसमें से 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज माइनस करें तो आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपकी मिनिमम या लोवेस्ट लिमिट होगी। और इसी तरह जो आपका थर्ड क्वार्टाइल है
उसमें आप 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज को ऐड करें तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा जो आपकी अपर लिमिट या मैक्सिमम नंबर होगा। अब अगर पूरे डेटा में से कोई भी नंबर आपका इस मैक्सिमम से ऊपर है तो भी आउटलायर है, अगर इस मिनिमम से नीचे है तो भी आपका आउटलायर है। तो इस वाले स्ट्रेटेजी से हम क्या करते हैं कि दो लिमिट पॉइंट्स फिक्स कर देते हैं, एक सबसे छोटा पॉइंट डेटा के लिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट। हम कहते हैं अगर इस पॉइंट से नीचे है डेटा या इस पॉइंट से ऊपर है तो वो हमारे आउटलायर्स हैं। तो सिंपल यहाँ पर एक दिया गया, कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम आउटलायर्स की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो क्या है, अच्छा आजकल तो क्वार्टाइल कहते हुए क्वारंटाइन आ रहा है मुंह में, खैर। सो फर्स्ट क्वार्टाइल आपका है 3857.5, थर्ड क्वार्टाइल आपके पास 4025 है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास मौजूद है विच इज सम 167.5। ठीक है, तो अगर इसका लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है हमारे पास 3606.25, और अपर लिमिट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 4276.25 आ रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसी केस का जो हमारे पास पूरा टेबल मौजूद है सैलरीज के हवाले से, आप इस टेबल को जाके विजिट कर सकते हैं बुक में, एंडरसन वाली बुक में से। ठीक है, तो अगर वहां पर हम कह रहे हैं कि देखते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो इस लिमिट से, यानी कि जो लोअर लिमिट है 3606.25, ठीक है, इससे नीचे यानी कि स्टार्टिंग सैलरी से नीचे हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन जो है एक पॉइंट है 4325, जो कि हमारे पास जो हाईएस्ट रेंज हमने सेट की है, अपर पॉइंट जो सेट की है उससे भी ऊपर है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है सैलरी के लिए, तो हम इस पॉइंट को आउटलायर कहेंगे कि जो है वो लोअर लिमिट से नीचे हमें पूरे टेबल में से, पूरे डेटा में से कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, लेकिन अपर लिमिट से ऊपर का पॉइंट मिल रहा है जिसको हमने आउटलायर कह दिया। ठीक है, सो आउटलायर दोनों सूरतों में होगा, अगर हमारे लोअर लिमिट से छोटी वैल्यू है तब भी आउटलायर, अगर बड़ी लिमिट से बड़ी वैल्यू है तब भी आउटलायर। ठीक हो गया, सो इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, they are for your reference or guidance, or that's done.